सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां आज ईद के मौके पर भी पाकिस्तान के जुल्म बंद नहीं हुए, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी पुलिस ने फायरिंग की। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। आज आपको बलूचिस्तान और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के हालात दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ आज बात होगी लश्कर के चीफ हाफिज सईद की, जिसके एक करीबी आतंकी को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। आखिर में बात होगी ट्रंप की, जो अचानक पुतिन से नाराज हो गए हैं। नाराज भी ऐसे सीधे प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग जारी है, शांति समझौते पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में अगर ट्रंप रूस को लेकर सख्त रुख दिखाते हैं तो शांति की उम्मीद कम हो जाएगी। आज ट्रंप की धमकी और पुतिन की रणनीति पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से, जहां बलोच आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, करो या मरो का फैसला कर चुके हैं। और यही वजह है कि ईद के मौके पर भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। महरंग और सम्मी बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि आज ईद है। उसने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की और खबर है कि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मौका ईद का है, पूरी दुनिया में जश्न है, मगर देखिए पाकिस्तान ईदी में बलोचों को क्या दे रहा है। गोली चलती है, कोई जख्मी होकर गिरता है। विरोध करते बलोच मगर पीछे नहीं हटते और पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग बंद नहीं करती। यकीन करना मुश्किल है कि खुशियों के इस त्योहार के मौके पर पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। आजादी की मांग के साथ बलूचिस्तान सुलग रहा है। एक तरफ बीएलए के लड़ाकों ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी ओर आम लोग और खासकर महिलाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। ये विरोध है महरंग और सम्मी बलोच के समर्थन में, जिन्हें बेवजह जेल में बंद कर दिया गया है। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से पूरे बलूचिस्तान में विरोध की लहर है। बलोच करो या मरो पर उतारू है। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC ने ईद पर बलूचिस्तान के हब चौकी में विरोध प्रदर्शन किया। ईद के रोज ये भीड़ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, मगर पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के जख्मी होने की खबर है। अगर पाकिस्तान की फौज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुल्म कर रही है तो बलोच लड़ाके इसका जवाब भी दे रहे हैं। आजादी की जंग लड़ने के लिए बने नए गुट राजी आजोई संगर यानी BRS ने एक साथ 72 हमलों की जिम्मेदारी ली है। दावा किया गया है कि इन हमलों में 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया और 40 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की 14 गाड़ियों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। असल में बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर बलोच लड़ाकों का कब्जा है। तुर्बत समेत कई शहरों में पाकिस्तानी सरकार का असर खत्म हो चुका है। BRS का दावा है कि लगातार किए जा रहे हमलों में सेना, सुरक्षा जवानों, पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों, खुफिया एजेंसियों और आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, BRS का दावा है कि बलूचिस्तान के 30 से ज्यादा प्रमुख स्थानों के राजमार्गों पर कब्जा कर लिया गया है। क्वेटा से कराची जाने वाले रास्ते पर भी अब बलूच उग्रवादियों का नियंत्रण है। पाकिस्तानी सरकार और सेना समझ नहीं पा रही कि इन हमलों को रोका कैसे जाए, मगर पाकिस्तान इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक और बलूच में विरोध की आग लगी है तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके लिए हालात मुश्किल है। वहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से निपटना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। हद तो यह है कि TTP के लड़ाकों पर हमला करने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मार गिराया। पाकिस्तान की सेना ने मर्दान जिले के बाबूजई गांव में TTP के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में उसने 12 TTP लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया, मगर हमले में 10 आम लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाक सेना ने दलील दी है कि TTP के लड़ाके ईद के दौरान बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। उन्हें रोकने के लिए ड्रोन से हमला किया गया, मगर इस हमले में एक चरवाहे परिवार के 9 सदस्य मारे गए।
सूबे की सरकार ने स्वीकार किया कि हमले में मारे गए लोग निर्दोष थे। इस हमले की जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ ही मुआवजे का ऐलान किया गया है। मगर सेना की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने मृतकों की बॉडी के साथ स्वात एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना भारत की रणनीति की नकल करते हुए टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन तो करती है, मगर नतीजा देखिए, उसने अपने ही लोगों को ड्रोन हमले में निशाना बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में हालात विस्फोटक हैं और पाकिस्तानी सरकार के साथ सेना दोनों मोर्चों पर मात खा रही है। यह पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संकट है, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। बीएलए के लड़ाके लगातार बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर पर हमला कर रही है। इसी तरह से अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान है और उसकी जो ब्रांच है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो लगातार डूरन लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। और तो और हम पीओके में भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पीओके से भी बगावत के सुर निकल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और हो सकता है सिंध भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऐसी हालत में पाकिस्तान का नाम बदल के पंजाबिस्तान रखना पड़ेगा। ईद के मौके पर लश्कर के चीफ हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। कराची में हाफिज सईद के एक और करीबी की हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के तैयबा के लिए फंड जुटाने वाले अब्दुल रहमान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान कराची में लश्कर के लिए फंड की उगाही करता था। उसके एजेंट पूरे इलाके से फंड लाकर उसके पास जमा करते थे, जिसके बाद वो हाफिज सईद तक फंड को पहुंचाया करता था। हाफिज सईद के करीबी पर यह हमला उस समय हुआ जब वो अपने पिता और अन्य लोगों के साथ था। इस हमले में उसके पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिस व्यक्ति ने हाफिज सईद के करीबी को निशाना बनाया, उसे ना तो किसी ने देखा और ना ही कोई पहचानता है। अब्दुल रहमान से पहले लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर जिया उर रहमान उर्फ नदीम उर्फ कतल सिंधी की पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंक को पनाह और बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से अपने ही जाल में फंसा हुआ है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आतंकी हमले को अंजाम दे चुके आतंकी इन दिनों एक एक कर ठिकाने लगाए जा रहे हैं। अब आतंकी हाफिज सईद के करीबी को ही निशाना बनाया गया। अज्ञात हमलावरों के डर से पहले ही हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसे पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक गुप्त जगह पर रखा है। इसके अलावा पीओके से ऑपरेट करने वाले बड़े आतंकी कमांडरों की भी पाकिस्तान में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान एक तरफ बलोच लड़ाकों से जूझ रहा है तो दूसरी ओर उसे इस बात का डर सता रहा है कि जिन आतंकियों से उसने पनाह दी हुई है उन्हें पाकिस्तान में ही निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हुक्मरानों और सेना से अलग आम जनता की टेंशन अलग है। मौका ईद का है, मगर पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम होने की वजह से त्योहार की रौनक गायब दिखी। सोशल मीडिया पर वहां के लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। और के मार्केटों में ईद करीब आते ही महंगाई का तूफान। मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गई। मतलब कि क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। कि बी क्लास सी क्लास तबके के लिए इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। असल महंगाई की वजह की कुव्वत खरीद नहीं है। शॉपिंग तो अच्छी जा रही है लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हर जगह बहुत बहुत महंगाई। ईद तो ईद है, पर ईद की खुशियां नदारत है। चेहरों पर रौनक नहीं, मौका जश्न का है, पर पाकिस्तान में जरूरी चीजें खरीदना है भारी पड़ रहा है। क्या करें, महंगाई ने लगभग मार ही डाला है। महंगाई की वजह की कुव्वत खरीद नहीं है कि वो मामला दूसरे देखेंगे या इधर देखेंगे। तो अच्छी जा रही है लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हर जगह बहुत बहुत महंगाई। पहले एक कस्टमर आती थी 2-3 सूट लेती थी, आज का वही कस्टमर आते 1 सूट 2 सूट बहुत मुश्किल से ले रही है। आजकल हालात थोड़े सख्त है ना, इस वजह से बहुत स्लो है मार्केट का ट्रेंड। रश होता था, आपको पता ही है, अब रश वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए। विदेशी कर्ज के दम पर चल रहे पाकिस्तान में आफत आम लोगों पर टूटी है। महंगाई को कंट्रोल करना तो दूर की बात है, उल्टे सरकार की नीतियों से कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। खाने की चीजें हो या कपड़े, जूते और दूसरे सामान, ईद से पहले की रात खरीदारी करने वाले और दुकानदार दोनों ही महंगाई को कोसते नजर आए। बिजली का बिल हो गया, गैस के बिल हो गए, ये मामला। छोटे तबका जो है ना, छोटा तबका जो गरीब है तबका, उसकी जो सैलरी है वो बड़े ही मुश्किल से ना 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमाता है।
और वो जो बिल आते हैं वो या खरीदारी करेंगे या इनको बिल भरेंगे, या कोई किराए के मकान के हैं, वो अलग मसला है। अभी तो चूड़ियाँ लेने आए हम लोग, मेहंदी हम लोगों ने ले ली है, ड्रेसेस वगैरह हम लोगों के रेडी हैं। तो कैसा ईद का शॉपिंग जा रही है आपकी? शॉपिंग तो अच्छी जा रही है, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हर जगह बहुत बहुत महंगाई हुई है। अच्छा, आप समझते हैं कि ईद के रंग आपको फीके फीके दिखाई दे रहे हैं? यस, अगर महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यस, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रंग फीके दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल फीके नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वजह क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसे नहीं है। अच्छा नहीं, ये दुकानदार भी यही शिकायतें कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि महंगाई कस्टमर है ना, हमने बाइंग करनी है, हमने जाके लेना है, तो हम ये जूते लें या खाना। त्योहार है, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, ये सभी की चाहत है, मगर जेब इजाजत नहीं देती। चिकन 1200 रुपए किलो हो और चीनी 180 रुपए किलो, तो आदमी क्या खरीदे और क्या खाए। तमाम चीजों के दाम इसी तरह आसमान छू रहे हैं। 100 रुपये किलो है, तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। एक जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है, आंदरें जो भी है गंद उसके अंदर, और पूरा ही आपको मिलेगा, चाहे वो कितने का भी होगा। ये नहीं सस्ती कर सकते। इनका रमजान में देखें कि कौन सा अफसर है जो मार्केट में है, कोई अफसर नहीं है। चिकन वाले उनका अपने रेट, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। ये तो सिर्फ उनकी है जिन्होंने 185% तनख्वाहें बढ़ाई है पार्लियामेंटेरियन की। पूरा रमजान गुजर गया, एक बंदा भी नजर नहीं आया। सबसे बड़ी मार्केट है ये लाहौर की। ईद के मौके पर पाकिस्तान में महिलाएं सोने के गहने खरीदने निकली तो उनके दाम सुनकर हौसला न हुआ। असली सोना खरीदना मुमकिन नहीं, इसलिए वो पेशावर के बाजार में उन्होंने नकली गहने खरीदकर मन को समझा लिया। चीनी 164 के सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। मतलब क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। 700 रुपये किलो है, तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। एक जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है, आंदरें जो भी है गंद उसके अंदर, और पूरा ही आपको मिलेगा, चाहे वो कितने का भी होगा। ये नहीं सस्ती कर सकते। इनका रमजान में देखें कि कौन सा अफसर है जो मार्केट में है, कोई अफसर नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। बाजार में भीड़ है मगर खरीदार नहीं, रौनक गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं अमेरिका, रूस और यूक्रेन के उलझे हुए रिश्तों का। ट्रंप वैसे तो जंग रुकवाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मगर बात बन नहीं पा रही। कभी जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे थे, अब पुतिन की शर्तें हैं। इनके बीच ट्रंप अचानक पुतिन से नाराज हो गए हैं। कह दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप के सख्त बयान पर अभी पुतिन का जवाब नहीं आया है, मगर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका और रूस पर हैं। एक ही सवाल है कि ये जंग आखिर खत्म कैसे होगी। देखिए रिपोर्ट। कभी शहद शहद, कभी नीम नीम, कभी नर्म तो कभी गर्म। पुतिन के साथ ट्रंप का जो बर्ताव है उससे दुनिया भर में भारी कंफ्यूजन है। कहाँ तो तय लग रहा था कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवा कर मानेंगे, और अब सूरत ये है कि ट्रंप पुतिन से खफा हो गए हैं, मतलब नाराज हैं, या शायद रूठ गए हैं। ऐसे रूठे हैं कि पुतिन को टैरिफ लगाने की धमकी तक दे डाली। कह दिया कि अगर रूस और मैं यूक्रेन में खून खराबा रोकने पर समझौता नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि ये रूस की गलती है, तो मैं रूस से आने वाले सभी तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दूंगा। इस धमकी पर चौंकना लाजमी है। कहाँ तो ट्रंप पुतिन के साथ खड़े नजर आ रहे थे, उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए थे, मिलने और बातचीत करने का प्रस्ताव था। पर ये क्या हुआ, ट्रंप अचानक उखड़ क्यों गए, ये समझ लीजिए। असल में पुतिन ने 2 दिन पहले यूक्रेन में एक अस्थायी सरकार बनाने की मांग की ताकि जेलेंस्की को सत्ता से बाहर किया जा सके, मगर ये बात ट्रंप को अखर गई। अखर इसलिए गई क्योंकि पिछले कई दिनों से जेलेंस्की ट्रंप के आंख का तारा बने हुए हैं, और इसीलिए ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि मैं पुतिन से नाराज हूँ। पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की लीडरशिप की आलोचना की थी, ये मुझे पसंद नहीं आया। ट्रंप क्या चाहते हैं ये आपको समझाते हैं। पहले ये जान लीजिए कि पुतिन और जेलेंस्की को करीब लाने और जंग रुकवाने के लिए ट्रंप ने जमीन आसमान एक कर दिया है। अभी भी ये कवायद जारी है। ये अलग बात है कि कुछ दिन पहले तक खुद ट्रंप यूक्रेन में चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। इशारे में जेलेंस्की को संकेत दे चुके हैं कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
यहाँ तक कि वो जेलेंस्की को तानाशाह भी कह चुके हैं। मगर ट्रंप तो ट्रंप है। जेलेंस्की ने तेवर बदले तो ट्रंप का मूड बदल गया। ये वही जेलेंस्की है जो अमेरिका में ट्रंप को तुर्की बा तुर्की जवाब देकर आए थे। मगर हालात देखते हुए जेलेंस्की ने सर झुका लिया, व्यापारिक समझौते के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद जेलेंस्की ट्रंप की गुड बुक में आ गए। इसीलिए जब पुतिन ने यूक्रेन में जेलेंस्की की विदाई की बात की तो ट्रंप भड़क गए। दलील दे रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में नई लीडरशिप की मांग कर रहे हैं। इससे शांति समझौते में देरी हो सकती है। नई लीडरशिप का मतलब है कि आप लंबे वक्त तक कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पुतिन को लेकर ट्रंप ने सख्त बयान दिया हो। जेलेंस्की के मामले में तो वो कई बार नाराज हुए हैं, रुख भी बदला है। पर पुतिन के बारे में बयान तब आया जब सभी को लग रहा था कि ट्रंप पुतिन के पक्ष में खड़े हैं। यानी एक तरह से ट्रंप ने अपनी रणनीति में यू टर्न ले लिया। सवाल अब ये है कि इसका असर क्या होगा। तो पहले अतिरिक्त टैरिफ वाली धमकी का असर समझिए। रूस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये होगा कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है तो वो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएगा। ये सीधे टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क लगाने से अलग है। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका उन देशों पर शुल्क लगाएगा जो रूस से तेल या फिर गैस खरीदते हैं और फिर उसे अमेरिका को बेचते हैं या अमेरिकी बाजार में कारोबार करते हैं। इस टैरिफ के अंतर्गत या तो अमेरिका के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद हो सकता है या फिर पहले से लगाए गए टैरिफ के मुकाबले दोगुने टैरिफ का भुगतान करना पड़ सकता है। इसका मतलब प्रतिबंधित देश के साथ साथ उसके सहयोगी देशों को भी सजा देना। यकीनन ट्रंप ने अभी धमकी दी है, प्रतिबंध लगाया नहीं है। मतलब रूठे तो हैं मगर उनको भी यकीन है कि पुतिन उनको मना लेंगे। इंटरव्यू में ट्रंप ने ये भी कहा उनके पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अगर पुतिन सही काम करेंगे तो उनका गुस्सा फौरन गायब हो जाएगा। ट्रंप को रूठने और मनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। मगर जेलेंस्की क्या करें? फिलहाल तो ट्रंप के रुख से खुशी होंगे। कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की ओर से बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया गया और इन प्रस्तावों के जवाब में रूसी ड्रोन, बम और बैलिस्टिक हमले होते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पर ज्यादा दबाव डालना चाहिए, सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए ताकि उसकी युद्ध करने की ताकत और उसकी युद्ध चाहने वाली व्यवस्था को खत्म किया जा सके। इसमें कोई नई बात नहीं है कि जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ आक्रामक है। यकीनन ट्रंप का पुतिन पर सख्त बयान उन्हें अच्छा लगा होगा। पर सवाल यही है कि ट्रंप का ये रुख कब तक रहेगा। कोई हैरत की बात नहीं कि कल ही वो पुतिन की तारीफ कर दे और परसों जेलेंस्की को फटकार मिल जाए। ये बात ठीक है कि ट्रंप हर हाल में युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, इसके साथ ही अमेरिका का हित भी साधना चाहते हैं। पर लगता है कि पुतिन की कूटनीति के आगे उनकी चल नहीं पा रही और इसीलिए वो नाराज होने का मैसेज दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कुछ दिन पहले ही ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकने पर सहमति बनी है। इसके साथ दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए तैयार है। मगर ये सीजफायर नहीं है। युद्ध सही मायनों में कब रुकेगा यह अभी साफ नहीं है। हाँ, ट्रंप की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभ आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।